चैप्टर नंबर 6, बिजनेस एथिक्स, रिवीजन क्लास। अब यहाँ पे बिजनेस एथिक्स की बात करें तो सबसे पहले वर्ड आपके पास मौजूद है एथिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज गुड एंड बैड एंड विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। यहाँ पे एथिक्स का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आपको डिफरेंस पता हो बिटवीन गुड एंड बैड, राइट और रॉन्ग। आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि आपने फिर उन चीजों पे अमल भी करना है। इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके होंगे। अगर आप कुछ बुरा कर रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके होंगे। ऐसा नहीं हो सकता अगर आप कोई बुरी चीज कर रहे हो और आप पकड़े जाओ तो आप बोले मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चीज बुरी है या अच्छी है। ये हर बंदे की मॉरल ड्यूटी होती है कि उसने सही और गलत में फैसला करना है और फिर डिसीजन लेना है कि उसे सही की तरफ जाना है, गलत की तरफ जाना है। और अगर वो सही की तरफ जाता है तो उसके उसके अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज उसको मिलेंगे, और अगर वो बुरी तरफ जाता है तो उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेज भी उसमें फेस करने पड़ेंगे। इट इज द सेट ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स फॉर जजिंग वेदर समथिंग इज राइट और रॉन्ग। Ethics of doing business are different from ethics of normal social behavior. Businesses compete with each other and many decisions are taken for commercial reasons regardless of their effect. For example, organizations will close down loss-making operations regardless of their impact on the employees who are made redundant. Misconducts can take on many forms within the business environment, including deceptive business practices and withholding of important information from investors and consumer. अगर इस पैराग्राफ को मैं समराइज करूँ ना, तो यहाँ पे बात ये कर रहा है कि बिजनेस करने के एथिक्स पर्सनल एथिक्स से अलग होते हैं। पर्सनल एथिक्स और बिजनेस के एथिक्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। बिजनेस करने के एथिक्स जो होते हैं वो थोड़े से डायरेक्ट होते हैं, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, थोड़े से हार्श होते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आपने कोई अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म की तो कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज्यादा ग्रेव होंगे। लेकिन अगर आप घर में कोई अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो शायद आपको डांट डपट की जाएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे माफ कर दिया जाएगा। बिजनेस में आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते। उसने एग्जाम्पल दी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉसेस में है तो अपने लॉसेस को कट डाउन करने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर देते हैं, रिडंडेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस ये चाहेगा कि भाई जो उनके पास 500 एम्प्लॉयज हैं वो 500 के 500 अनएम्प्लॉय ना हो जाएं, तो यहाँ पे जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे होते उनको वो रिडंडेंट कर देते हैं, फारिग कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बिजनेस के एथिक्स थोड़े से आपको स्ट्रिक्ट नजर आते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जो पर्सनल एथिक्स होते हैं वो थोड़े से लीनियंट होते हैं। फिर यहाँ पे बात करें बिजनेस एथिक्स की। बिजनेस एथिक्स आर सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स व्हिच गाइड ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड एप्रोप्रिएट इन वर्क प्लेस। क्योंकि यहाँ पे आपको ये बात मतलब समझने की जरूरत है कि बिजनेस एथिक्स में जो एथिक्स है वो भी एथिक्स ही है। कि यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, और आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि आप उस सही गलत पे फर्क करके अपना डिसीजन मेकिंग करो और बाद में उसको ओन करो। अब बाद में ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि एथिकल एक्टिविटी थी या नहीं थी। सही है। और अप्रोप्रिएट इन द वर्क प्लेस का मतलब कि वट एवर यू डू, वट एवर यू से, वट एवर यू वेयर, वट एवर यू थिंक, वट एवर यू परफॉर्म। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें आती है ना वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए वर्क प्लेस के हिसाब से। अक्सर क्या होता है, लोग अपने कैजुअल कपड़े कर पहन के ऑफिस चले जाते हैं तो वहां पे सुनने को मिलता है कि ये तुम्हारा ड्राइंग रूम नहीं है, ये ऑफिस है, यहाँ पे अपने प्रोफेशनल डेकोरम को मेंटेन करना है। ये तुम्हारा ड्राइंग रूम नहीं है का मतलब क्या है कि ड्राइंग रूम में तुम ये चीज पहन सकते हो, वहां पे ये चीज एथिकल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस में तुम ये चीज नहीं पहन सकते, अनएथिकल। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट हैज टू मैनेज एथिकल बिहेवियर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्होंने एथिकल बिहेवियर को मैनेज करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज के और स्टेक होल्डर्स का, ताकि ओवरऑल आपके ऑपरेशन जो है वो एथिकल हो जाएं। आई होप ये बात समझ आ गई हो। अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज। Recognizing ethical issues is the most important step in understanding business ethics. Ethical issues को recognize करना एक बहुत important step है कि आप business ethics को समझो। An ethical issue is an identifiable problem. ये एक ऐसी problem जो identify की जा सकती है, ये एक situation है, एक opportunity है जिसको आप identify कर सकते हो। यहाँ पे बंदे को चाहिए होता है कि वो चूज करे कुछ एक्शंस में से जिससे इवेल्युएट किया जा सके क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज एथिकल है, क्या चीज अनएथिकल है। ये जो चॉइसेस होती है ना, ये क्या करेंगी, आपको बताएगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोप्रिएट कंडक्ट को किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा। एथिकल इश्यूज इन बिजनेस आर जनरली एसोसिएटेड विद फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। अगर आप ये चीजें करोगे तो आपके पास एथिकल इश्यूज अराइज नहीं होंगे। एक्टिंग विद इन द लॉ। यहाँ पे अगर आप विद इन द लॉ एक्ट कर लोगे, तमाम चीजों को लीगल कर लोगे, तो कम से कम आपके 50 से 60% एथिकल इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। इन इंटरनेशनल बिजनेस एथिकल बिहेवियर ऑफन मीन्स कंप्लायंस विद एक्सेप्टेड इंटरनेशनल कोड ऑफ बिहेवियर such as code against bribery by organizations seeking to win a major contract from a customer। यहाँ पे अगर आप रिश्वत देकर अपना काम करवा लेते हो तो ये सिर्फ अनएथिकल चीज नहीं है बल्कि इलीगल चीज भी है। तो अगर आपने अपने बिजनेस को एथिकल इशू से बचाना है तो आपने क्या करना है, विद इन द लॉ एक्ट करना है।
फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग विद सप्लायर्स एंड कस्टमर। यहाँ पे अपने सप्लायर्स के साथ, कस्टमर के साथ एक फेयर और ऑनेस्ट डीलिंग करनी है। अगर आप दो नंबरी करोगे, मिस रिप्रेजेंटेशन करोगे, फ्रॉड करोगे, तो क्या होगा कि लोग आपके साथ डील नहीं करेंगे, आपका बिजनेस जो है अनएथिकल होने की वजह से अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स को लूज कर जाएगा। तो यहाँ पे फेयर और ऑनेस्ट डीलिंग होनी चाहिए। एक्टिंग फेयरली टुवर्ड्स एम्प्लॉय एंड शोइंग ड्यू कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। यहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉयज के तरफ क्या करना है, फेयरली उनको ट्रीट करना है उनके साथ। और दूसरा ये है कि आपने कंसर्न शो करना है उनके वेलफेयर के लिए। सही है। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि आपने अच्छाई करनी है तो घर से शुरू करें। तो आप अगर अपने एम्प्लॉय के साथ ही अनफेयर ट्रीटमेंट करोगे, कंसर्न शो नहीं करोगे, फिर आप पूरी दुनिया को जो है ना एथिक्स के पार्ट पढ़ाओगे, कोई फायदा नहीं है। शोइंग रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर द कम्युनिटीज इन विच द बिजनेस एंटिटी ऑपरेट्स। अपने इर्द गिर्द आपने थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो करनी है, कंसर्न शो करना है कि आपके इर्द गिर्द कौन रह रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या, सारी चीजों का आपने कंसर्न शो करना है। ये लोकल कम्युनिटीज की बात हो रही है। Showing respect for human rights and refusing to deal with any entity that do not show concern for human rights, a significant issue for some organization in recent years has been public pressure to avoid dealing with. आपने ह्यूमन राइट्स के लिए कंसर्न शो करना है, आपने रिफ्यूज कर देना है उन एंटिटीज के साथ काम करने से जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए कंसर्न शो नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा इशू है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि पब्लिक प्रेशर की वजह से आप क्या करते हो, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील नहीं कर पा रहे होते हो जो कि ह्यूमन राइट्स के साथ रिस्पेक्ट शो नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पे आप पब्लिक प्रेशर को छोड़ के खुद से ही ये काम करना शुरू हो जाओ, तो आई बिलीव कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एथिकल हो जाएगी। जैसे भी आप देख रहे हो कि जिन प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उन प्रोडक्ट के साथ डील ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो कह रही है कि यार अगर लोगों ने बॉयकॉट किया तो हम भी बॉयकॉट करेंगे। सप्लायर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज हु यूज चाइल्ड स्लेव लेबर, ये इट गोज विदाउट सेइंग, बहुत सारे जो कंट्रीज में चाइल्ड लेबर जो है वो बैन है, लेकिन क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी जो है वो चाइल्ड लेबर जो है चल रहा होता है। तो कम से कम आपने जो उसकी लीगैलिटीज है उनको फॉलो कर लेना है, कि आपने उनको ना ओवरबर्डनाइज नहीं करना है, सही से रेम्यूनरेट करना है, उनको ख्याल करना है, सारी चीजें। सही है। शोइंग कंसर्न फॉर एनवायरमेंट एंड द नीड फॉर सस्टेनेबल बिजनेस। सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब ये होता है जो कि एक्टिवली इन्वायरमेंट को प्रमोट कर रहा होता है, हार्म नहीं पहुंचा रहा होता बल्कि प्रमोट कर रहा होता है। दिस इज व्हाट दिस इज सस्टेनेबल बिजनेस। Suppose an organization awards a construction contract to a firm owned by the father of the home minister while the organization is under investigation. If this construction award has the potential to shape the outcome of the investigation, or conflict of interest has occurred. एग्जाम्पल दिए, सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है होम मिनिस्टर के फादर को, और होम मिनिस्टर उसी वक्त पे क्या कर रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेशन में लेकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का अवार्ड देकर आपने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन के आउटकम को अपने फेवर में ले आए। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये अनएथिकल एक्टिविटी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एथिकल इशू आइडेंटिफाइड बाय एम्प्लॉइज एग्जिस्ट when a person must choose whether to advance his or own personal interest or those of others. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कॉमन इशू है कि इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय या कोई और ऑर्गेनाइजेशन का बंदा ये डिसाइड करता है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखेगा और दूसरों के इंटरेस्ट को साइड में कर देगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक और चीज आ रही है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको अंदर से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, यार स्टॉक जो है ना बढ़ने वाला है, गिरने वाला है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके तुम ट्रेडिंग करो और तुम्हें फायदा हो जाए, और बाकी लोगों को इसके बारे में पता ना, उनका नुकसान हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये इलीगल एक्टिविटी है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक बाय इनसाइडर्स हु पोजेस मटेरियल इंफॉर्मेशन दैट इज स्टिल नॉट पब्लिक। आई होप ये बातें समझ आ रही होगी। मैं तेज तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि दीज ऑल थिंग्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। सिचुएशंस इन्वॉल्विंग बिजनेस एथिक्स, ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे एथिकल इश्यूज अराइज हो जाते हैं। टेकिंग थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू, वो चीजें ले लेना जो तुम्हारी नहीं होती। The unauthorized use of someone else's property or taking property under false pretenses is taking something that do not belong to you. किसी भी किसी और की प्रॉपर्टी को अनऑथराइज यूज, मतलब उसके उसके कंसेंट के बगैर तुम उसको यूज कर रहे हो, उसने तुम्हें ऑथराइज नहीं किया, तुम यूज कर रहे हो। या किसी की प्रॉपर्टी को फॉल्स प्रिटेंसेस, फॉल्स प्रिटेंसेस का मतलब के लेट्स सपोज तुम दिखावा कर रहे हो कि तुम यूज नहीं कर रहे, लेकिन तुम यूज कर रहे हो, तुम फॉल्स प्रिटेंस कर रहे हो, तुम प्रिटेंड कर रहे हो गलत। तो यहाँ पे तुम किसी की प्रॉपर्टी यूज करो, उसको बता रहे हो कि मैं तो नहीं यूज करता, तो दिस इज टेकिंग समथिंग दैट डू नॉट बिलोंग टू यू। इवन द स्मॉलेस्ट ऑफेंस, छोटे से छोटा ऑफेंस की यूजिंग पोस्टेज मीटर एट योर ऑफिस फॉर मेलिंग पर्सनल लेटर्स। पोस्टेज मीटर को यूज करो पर्सनल लेटर्स को पोस्ट करने के लिए, या अपने ट्रैवल एक्सपेंस को एग्जैजरेट करो। इस पर एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन आया था कि आप जो ना बिल आपका है 100 रुपए का और आप 200 रुपए का बनवा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि यू आर टेकिंग समथिंग दैट डू नॉट बिलोंग टू यू। इस पे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन आया था, ठीक है। सेइंग थिंग्स यू नो आर नॉट ट्रू,
Often when trying for a promotion or advancement, fellow employees discredit their co-workers, falsely assign blame or inaccurately reporting conversation is lying, saying things that are untrue is an ethical violation. मेरे ख्याल से पढ़ के ही समझ आ रहा है, प्रमोशन के एडवांसमेंट के चक्कर में तुम क्या करते हो, किसी और को वर्कर के काम को डिस्क्रेडिट कर देते हो, तुम इल्जाम लगा देते हो, उन कन्वर्सेशंस को रिपोर्ट कर देते हो जो कि हुई नहीं थी, तो ये सब झूठ में आ जाता है. गिविंग और अलाउइंग false impression. The salesperson who permits a potential customer to believe that cardboard boxes will hold customers' tomato for long distance shipping when the salesperson know boxes are not strong enough, given false impression. आपने यहाँ पे झूठ नहीं बोला, लेकिन एक impression ऐसा दे दिया कि वहां पे सामने वाले बंदे को कुछ पता नहीं और तुम्हें असलियत पता है, तो this is allowing or giving false impression. A car dealer who fails to disclose that a car has been in an accident is misleading potential customer. तो यहाँ पे आप false impression दे रहे हो, गलत तासुर क्रिएट कर रहे हो. बाइंग इन्फ्लुएंस और एंगेजिंग इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अभी हमने एग्जांपल देखी है. आप क्या कर सकते हो कि इन्फ्लुएंस बाय कर सकते हो. वो जो ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया था होम मिनिस्टर के अब्बा को, तो यहाँ पे होम मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस को बाय कर लिया गया और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ गए कि जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. एक इंटरेस्ट है अब्बा का कि उसको कंस्ट्रक्शन का काम चाहिए, एक इंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का उसको इन्वेस्टिगेशन से निकलना है, और एक इंटरेस्ट है होम मिनिस्टर का कि उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट मीट कर गया, अब्बा का इंटरेस्ट मीट कर गया. जो एक्चुअल इंटरेस्ट था, जो सही इंटरेस्ट था, जो जायज इंटरेस्ट था होम मिनिस्टर का, वो कहीं ना कहीं बीच में रह गया. तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हाइडिंग और डाइवल्जिंग इन्फॉर्मेशन. हाइडिंग का मतलब होता है छुपाना, डाइवल्ज का मतलब होता है बताना. सही है. तो फेलिंग टू डिस्क्लोज द रिजल्ट ऑफ मेडिकल स्टडीज that indicate your firm's new drug has significant side effect is the ethical violation of hiding information that the product could be harmful to purchaser. आपने कोई साइड इफेक्ट नहीं बताया और इसकी वजह से एथिकल वायलेट की, एथिकल इश्यूज को आपने, एथिकल नहीं, आपने लीगल वायलेशन की इंफॉर्मेशन को हाइड करके, तो ये परचेजर के लिए हार्मफुल हो सकता है. टेकिंग योर फर्म्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ट्रेड सीक्रेट टू अ न्यू प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टिट्यूट एथिकल वायलेशन ऑफ डाइवल्जिंग प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन. डाइवल्ज का मतलब होता है बताना. अपनी फर्म की कोई ट्रेड सीक्रेट लेके तुम नए ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, तो यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन को डाइवल्ज किया है, जो कि आपने लीगल वायलेशन की है. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग अनफेयर एडवांटेज. मैनी करंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज वर पास बिकॉज so many businesses took unfair advantage of people who were not educated or were unable to discern the nuances of complex contracts. Credit disclosure requirement and new regulation on auto leasing all resulted because businesses misled consumers who could not easily follow the jargons of long complex agreements. Additional practice question याद करो तो मिस मोना के साथ चूना लगाया गया था, कि उसको मोना को चूना लगाया गया था. उसको कहा गया था कि भाई आपने ना इंस्टॉलमेंट पे करनी है 40,000 रुपए. जब इंस्टॉलमेंट पे करने की बात आई तो उसने 48,000 रुपीज मांगे. तो मुन्ना ने बोला कि भाई मुझे तो 40,000 कहा गया था. तो बोला कॉन्ट्रैक्ट पे 48,000 लिखा था, 8,000 इंश्योरेंस के थे, तुमने साइन किया हुआ, तुम्हें पे करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे आपने अनफेयर एडवांटेज लिया, क्योंकि कस्टमर जो है वो जार्गन्स नहीं समझ सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट नहीं समझ सकते. तो दिस इज टेकिंग अनफेयर एडवांटेज. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर आज आप इतनी रीडिंग क्यों कर रहे हो. मैं इसलिए रीडिंग कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग तो रीड करोगे नहीं. तो मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों के लिए रीडिंग कर दूं कि रीडिंग कितनी आसान होती है और कितना फायदा हो जाता है कि जब आप लोगों को चीजें पता हो. टू बी ऑनेस्ट, मैंने काफी टाइम से चैप्टर रीड नहीं किया था. मैं क्योंकि पढ़ाता रहा हूं तो मेरी एक्सपर्टीज आ गई है, लेकिन अब मैं रीड कर रहा हूं तो मुझे कितनी सारी बातें ऐसी पता चल रही है जो कि एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज की गई है. तो यार सोचो कि अगर मेरे जैसा बंदा जिसने बुक रीड नहीं की है, उसकी वजह से भी जो है वो मतलब बुक काफी टाइम पहले रीड की थी, उसके बावजूद भी इतने सारे कॉन्सेप्ट मुझे याद रह गए. तुम तो अभी फ्रेश फ्रेश रीड करोगे तो तुम्हें कितना फायदा हो जाएगा. और चैप्टर नंबर 6 जो मैंने पहले पढ़ा है ना, उसमें मैंने रीडिंग नहीं की है. तो अगर तुम्हें लगता है कि इस चैप्टर में रीडिंग हो रही है तो वहां जाके वो लेक्चर ले लो. माय पॉइंट है कि एक दफा मैं पढ़ा रहा हूँ रीडिंग करके, एक दफा मैं पढ़ा रहा हूँ विदाउट रीडिंग करके. अब तुम लोगों की जिम्मेदारी का इंशाल्लाह तुम लोगों ने क्या करना है, रीड करके बेहतरीन पेपर देकर आना. मेरी उम्मीद है, मेरा भरोसा है और मेरी होप है कि इंशाल्लाह तुम लोग जाके ये पेपर पास कर लोगे. Committing improper personal behavior. Although ethical aspect of employees' right to privacy is still debated, it has become increasingly clear that personal conduct outside the job can influence performance and organization reputation. Thus, organization driver must abstain from substance abuse because of safety issues. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो एम्प्लॉय का राइट टू प्राइवेसी होता है उस पर अभी भी डिबेट चल रही है कि लेट सपोज अगर एम्प्लॉय जो ना ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कुछ भी करता है तो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है
रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो अगर ड्राइवर जो है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो है सब्सटेंस अब्यूज वगैरह कर रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या है कि वो पर्सनल बिहेवियर, इम्प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर में वो इन्वॉल्व, और ये बहुत अनएथिकल चीज है। अब्यूजिंग पावर एंड मिसट्रीटिंग इंडिविजुअल्स। अ मैनेजर सेक्सुअली harassers an employee and subjects employee to humiliating correction or reprimands in the presence of customer. In some cases, law protect employees. Many situations, however, are simply interpersonal abuse that constitutes an ethical violation. कुछ चीजें लीगल ऑफेंस में चली जाती, कुछ एथिकल ऑफेंस में चली जाती हैं। तो यहाँ पे जो है ना, अगर लेट्स सपोज एथिकल ऑफेंस में चली जाती तो कोई आपको सजा वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील नहीं करेंगे। लिखा हुआ है अब्यूसिव और इंटिमिडेटिंग बिहेवियर इज द मोस्ट कॉमन एथिकल प्रॉब्लम फॉर एम्प्लॉइज। दिस कॉन्सेप्ट कैन मीन एनीथिंग फ्रॉम फिजिकल थ्रेट्स, फॉल्स एक्यूजेशन, प्रोफेनिटी, इंसल्ट, येलिंग, हार्शनेस एंड इरेशनैलिटी टू इग्नोर समवन एंड सिंपली बीइंग अनोइंग। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, अब्यूसिव, अपनी पावर को अब्यूज करना है और लोगों को मिसट्रीट करना है। परमिटिंग ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज, आप खुद तो नहीं कर रहे होते लेकिन लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में अब्यूज कर रहे होते हैं, आप उनको कुछ कहते नहीं हो। Many multinational organizations with operations overseas, such as Apple, Nike, लेवाई स्ट्रॉस, जो है उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज को फेस किया है कि जहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट की जाती है वर्कर के साथ इंटरनेशनल ऑपरेशंस में। जैसे उनको चाइल्ड लेबर क्या परफॉर्म किया जाता है, बहुत जो है वो मीनिंगलेस वेजेस दी जा रही होती है, एक्सेसिव काम कराया जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो है ना, बिजनेस दूसरे कंट्री के वर्क कल्चर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज को स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन की बात खराब होगी। Many organizations use rules and processes to maintain internal control or respect authority of the managers। लेकिन ये जो रूल्स हैं, एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि इनको तोड़ रहे होते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रूल तोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल इश्यूज अराइज होंगे। कंडोनिंग अनएथिकल एक्शन, एक्सेप्ट कर लेना, यह तो होता ही है। इफ व्हाट इफ यू विटनेस्ड अ फेलो एम्प्लॉय एम्बेजलिंग ऑर्गेनाइजेशन फंड्स, अगर तुमने देखा कि जो है एम्प्लॉय जो है वो पैसों की हेराफेरी कर रहा है सिग्नेचर्स को फोर्ज करके, तुम अगर रिपोर्ट करोगे, अगर तुम रिपोर्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के अनएथिकल एक्टिविटीज जो ना वो तुम कंडोन कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो। मिस यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टाइम, यहाँ पे टाइम का जो थेफ्ट होता है वो बहुत कॉमन है, सही है। और इसमें जो है ना क्या होता है कि लोग अनएथिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई हो। टेस्टिंग टेक्निक्स इन एथिकल डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे एथिक्स को टेस्ट करने के दो टेक्निक्स है, एक है मिरर टेस्ट और एक है कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। मिरर टेस्ट में बात होती है एक्शंस की कि मेरे एक्शंस क्या होंगे। मिरर जो कॉन्सिक्वेंस टेस्ट होता है उसमें रिएक्शंस की बात होती है कि रिएक्शन क्या मिलेंगे। तो यहाँ पे मिरर टेस्ट में एक्शंस पे फोकस होता है और कॉन्सिक्वेंस टेस्ट पे रिएक्शंस पे फोकस होता है कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू में पढ़ते हैं कि हमने जो है ना हर तरीके से एथिकल इश्यूज को प्रेजेंट किया है कि जो बिजनेस के अंदर अराइज हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप रिकग्नाइज करो स्पेसिफिक एथिकल इश्यूज को। तो यहाँ पे आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो आपने खुद से आइडेंटिफाई करना है कि इशू क्या है और एथिकल और अनएथिकल में डिफरेंस किस तरीके से किया जा सकता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिरर टेस्ट करना पड़ेगा। आपने एक्शंस को देखना पड़ेगा, आपने सवाल पूछना पड़ेगा जो मैं काम कर रहा हूँ कि वो लीगल है, अगर नहीं है तो मुझे नहीं करना चाहिए। अगर वो लीगल है तो क्या वो एथिकल है, अगर एथिकल है तो क्या वो कोई ऑर्गेनाइजेशनल कोड्स को वायलेट कर रहा है, और अगर वो वायलेट नहीं कर रहा, मैं फिर भी अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करूँ तो मेरे घर वाले, मेरे मेरे लव्ड वंस मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कॉन्सिक्वेंस टेस्ट में आप सिर्फ ये देखते हो कि मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता हूँ तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि वो कितने सेवियर होंगे। कि मेरी जो मुझे मॉनेटरी लॉस तो होगा, इसके अलावा रेपुटेशन का लॉस होगा, रिलेशन का लॉस होगा, साइकोलॉजिकल लॉस होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब कॉर्पोरेट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ले कि वो अपने तमाम कंडक्ट्स में, अपने तमाम कंडक्ट्स में, अपने तमाम एक्शंस में, तो अपनी तमाम कम्युनिकेशन में वो सेंसिटिविटी शो करेंगे टुवर्ड्स सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Social responsibility in business, also known as corporate social responsibility (CSR), pertains to people in an organization behaving and conducting business ethically and with sensitivity towards social, cultural, and economic and environmental issues। ये आपके पास जो है ना डेफिनेशन आ गई है, सही है। अब यहाँ पे है कि कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला ये होता है कि अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है वो बोल्स्टर हो जाएगी, मतलब बूस्ट हो जाएगी और एक ब्रांड बन जाएगा। और ऐसा होता ही है, जो एथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो दुनिया उसके बारे में खुद बात करती है। जब दुनिया बात करना शुरू हो जाए तो उसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड बन गया, आपका बिजनेस ब्रांड बन गया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय को एम्पावर करती है कि वो लेवरेज करे, वो यूज करे कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को
अच्छाई के लिए। तो अगर लेट सपोज एम्प्लॉयज चाहते हैं कि वो चैरिटी करें, डोनेशन करें, और उनके पास फंड्स वगैरह नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रमोट करती है कि जाओ ये काम करो और अच्छी चीज है, हम तुम्हें पैसे वगैरह देंगे, तुम्हें फैसिलिटेट करेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के दिल में इज्जत बढ़ जाएगी और वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। एम्प्लॉयज जो उन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म की जाती है, तो वहाँ पे उनका मोराल बहुत हाई हो जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। फिर चौथा ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के बाद आप कस्टमर को रिटेन कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। ये 4 पॉइंट आई होप आपको समझ आ गए हो। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने फॉलो कर लें। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही करो तो फायदा है। कि जैसे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है, एथिकल वे में और इंटेग्रिटी के साथ परफॉर्म करना है। अगर वो झूठ बोलेगा, अनएथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, तो उसके बाद वो गरीबों को खाना खिलाए या फिर वो कुछ भी करे, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हो और अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तो आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टार्ट करनी नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज को फेयरली और विद रिस्पेक्ट ट्रीट करना चाहिए। क्या दुनिया जहां में लोगों से इज्जत से बात कर रहे हो, औरतों को उनके हुकूक दिलवा रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जवाब उठा रहे हो, सॉरी सवाल उठा रहे हो, और क्या हो रहा है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को चमाटे करा रहे हो। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज के साथ ही जो है डिसरिस्पेक्ट का मामला कर रहे हो, और दुनिया जहां में रिस्पेक्ट के जो है वो गाने गा रहे हो, तो इट डज नॉट मेक सेंस। अपने एम्प्लॉयज को इज्जत दो भाई। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स। आपने बेसिक ह्यूमन राइट्स की डेमोन्स्ट्रेशन शो करनी है, तभी जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना, अदरवाइज नहीं जाना। सही है। फिर लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी के अंदर आपने क्या करना है, पे बैक करना है। किसी लोकल स्कूल, किसी हॉस्पिटल वगैरह को प्रमोट करना है, उसको 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 डोनेशन, उसको फंड्स वगैरह देने, ताकि पता चले कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारे काम करने हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। पोल्यूशन को रिड्यूस करना, चाहे वो एयर हो, लैंड हो, रिवर हो, सी हो। उन्होंने सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है। सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब ये कि हार्मफुल, इन्वायरमेंट को हार्म करने वाली चीजों को एलिमिनेट करना है। उन्होंने नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज नहीं करना है, रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज करना है, और रिसाइकलिंग पे जाना है। सही है। कुछ एग्जांपल्स है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि अगर आप एनवायरनमेंट के लिए एफर्ट करोगे तो आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हो। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है कि पैसे देना, लोगों को, गरीबों को पैसे देना, सोशल कॉजेज के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे देना, फिलैंथ्रोपी। सही, चैरिटीज करना, डोनेशन करना। एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, अगर आपकी लेबर प्रैक्टिसेस एथिकल हो जाएगी तो इसका मतलब है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर रहे हो। और वॉलंटियर वगैरह करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों के लिए काम करना चाहिए। सही है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अनएथिकल बिहेवियर के? अगर आप अनएथिकल बिहेवियर रखते हो तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब ये मैं डिटेल में पढ़ता नहीं, लेकिन इस बार पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो एरियाज जो मैं आपको पिछली बार पढ़ के नहीं बताए थे, इस बार आपको पता चल जाए। पुअर बिजनेस एथिक्स कैन क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इमेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो पुअर बिजनेस एथिक्स होते हैं ना, वो नेगेटिव इमेज बना देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो इसके अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्सी की तरफ जा सकती है, लोगों को जेल हो सकती है, या उनका करियर जो है बढ़ सकता है। एथिकली एक्ट करने से ये रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। कुछ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज है एथिकल बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर के, कि यहाँ पे अगर आपका बिजनेस इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और पकड़े जाने का रिस्क है, तो उसका मतलब ये है कि ये कॉन्सिक्वेंसेज में आपको फाइन्स पे करने पड़ेंगे। सही है। या आपको जेल हो सकती है, या दोनों चीजें हो सकती है। दूसरा ये कि अगर आप लीगली एक्ट करोगे तो कम से कम आप कुछ लीगली एक्ट करोगे, लेकिन लोगों की नजर में वो चीज इमोरल, अनएथिकल होगी, तो यहाँ पे क्या, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, लेकिन लोग एक्शन जरूर लेंगे। सही है। बिजनेस दैट एक्ट इन अनएथिकल वे आर आल्सो एक्सपोज टू रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशन वगैरह का मसला भी हो सकता है। सही है। रेपुटेशन रिस्क में आपके पास क्या आ जाता है? जैसे लेट सपोज आपके पास क्या आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन अक्यूज्ड ऑफ बाइंग फ्रॉम सप्लायर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज दैट यूज चाइल्ड लेबर और स्लेव लेबर। अब मैं आपको ये बताऊं ना, कि जो फीफा में फुटबॉल बनती है वो पाकिस्तान से बन के जाती है। पाकिस्तान में जिस तरीके से फुटबॉल बनवाई जाती है ना, वो पूरा प्रोसेस अनएथिकल है। तो अगर मैं लेट सपोज आपको ये बात बता दूंगा, तो आप खुद सोचोगे यार, फीफा को इतनी तमीज नहीं है, इतनी उनको एहसास नहीं है कि यार वो एथिकल वे में फुटबॉल बनवाए, जबकि वो कुछ दो नंबरी नहीं कर रहे, लेकिन वो दो नंबरी को रोक भी नहीं रहे। सही है। फिर दूसरा लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन अक्यूज्ड ऑफ पोल्यूटिंग एनवायरमेंट। और यहाँ तो इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, तो वो तो खुद इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो रेपुटेशन रिस्क तो बढ़ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फूड और ड्रग्स इंडस्ट्री में है, और डेंजरस फूड बेच रही है और डेंजरस ड्रग्स बेच रही है, इसका मतलब ये है कि अनैतिक आपके रेपुटेशन रिस्क राइज हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज हो जाएगा। सही है। इसको पता नहीं, मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता है, मुझे लगता है बहुत जेनरिक चीज है। प्लीज आप लोग रीड कर लीजिएगा, एमसीक्यूज बन जाएंगे ना, नहीं पढ़े तो मसला हो जाएगा।
आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि आपके एम्प्लॉयज काम ही नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यार अनथिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे काम करो ना करो क्या फर्क पड़ता है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, आपके स्टेक होल्डर्स, आपके एम्प्लॉयज, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स आपके जो है रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पब्लिक में से क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, कोई लोन वगैरह नहीं देगा, कोई आपके एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, कोई आपके साथ कोलैब नहीं करेगा, लीगल इश्यूज आते रहेंगे। कोई भी काम होगा ना, बोलेंगे कि यार इन लोगों ने किया होगा, तो इन लोगों से जाके सवाल जवाब पूछो। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की उनकी खराब हो जाएगी, एम्प्लॉय रिलेटेड इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। आई होप ये बातें समझ आ गई होगी। अलिशबा कह रही है सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं। देखिए अलिशबा, मैंने आपको शुरू में ही डिस्क्लेमर दिया था, ये रिवीजन क्लास है। आप लोग अगर लेट सपोज जनवरी बैच के हो या मार्च बैच के हो या मई बैच के हो, तो उनको मैं ये चैप्टर डिटेल में स्लोली स्लोली पढ़ाऊंगा। ये मैं उन लोगों को रिवीजन क्लास दे रहा हूँ जिनका कल पेपर है। लेकिन अगर आप इस गुड फेथ में आ गए हो कि चलो आज कुछ थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ, फिर जनवरी में जब ये मुझे एक्चुअली पढ़ाया जाएगा, तो इन दैट सिनेरियो मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ आ जाएगी। तो आई वुड से कि वेरी गुड कि आपने प्रोएक्टिव अप्रोच लगाई और आपने अभी से ही सुन लिया। अगर आपको मेरी आज की क्लास का 30% भी समझ आ जाता है ना, तो आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा जो बाकी स्टूडेंट के पास नहीं है। और दूसरा ये कि आज अगर मेरा लेक्चर सुन लेते हो, उसके बाद आप रीड करते हो चैप्टर नंबर 6, तो आपको इतनी सारी बातें समझ आएगी ना कि सोच है। मैंने शायद अभी लेक्चर आधे घंटे से स्टार्ट किया था, आधा घंटा हुआ है, और हम तकरीबन चैप्टर कंप्लीट करने लगे। तो यहाँ पे फायदा ये हुआ कि आपको आधे घंटे में वो सारी चीजें पता चल गई जो आगे आपको जनवरी अटेम्प्ट में आगे जाके पढ़नी है। तो आई होप आपको बात समझ आ गई हो। जनवरी अटेम्प्ट के लिए तो मैंने अभी चैप्टर नंबर 4 आधा किया है। तो अभी चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होगा, फिर चैप्टर नंबर 5 शुरू होगा, फिर चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होगा, फिर 6 शुरू होगा। तो वहां पे मैं ये चैप्टर नंबर 6 जो है तकरीबन 2 सवा 2 घंटे में पढ़ाता हूँ। तो वहां पे पढ़ लीजिएगा, मसला ही नहीं होगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है। तो वेरी गुड कि आपने कमेंट किया। मैं कमेंट को बुरा नहीं मानता, बट मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि मैं बच्चों को कम से कम सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दूं। ठीक है। तो इफ यू आर अपेयरिंग इन जनवरी और इन मे बी मार्च, तो आपकी तैयारी 3 गुना हो जाएगी। सही है। सनी थैंक यू सो मच कि आपने जो है ना इस चीज को कॉम्प्लीमेंट किया। होता है यार, बच्चे ना घबराते हैं, तो मेरे ख्याल से टीचर को ना उनको आंसर करना चाहिए। आई बिलीव कि अलिशबा भी जब ना अब ऑन बोर्ड आ जाएंगी और इंशाल्लाह इसी तरीके से वो भी तैयारी करेंगी। और नेक्स्ट टाइम जब जनवरी अटैम्प में या मार्च अटैम्प में जब भी पेपर देंगे ना, तो इंशाल्लाह उनका भी कमेंट यही होगा। चले लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। मैनेजिंग एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस। अब यहाँ पे जब आप लोगों को बिजनेस के अंदर एथिकल बिहेवियर को मैनेज करना होता है, तो आपको बहुत सारे इश्यूज फेस हो रहे होते हैं। सही है। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से उन इश्यूज को खत्म करते हुए फाइनली अल्टीमेटली एथिकल बिहेवियर को मैनेज कर लूं। तो देखो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। पीपल चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन देयर पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स। लोग जो है वो सही और गलत डिसाइड करते हैं पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स पे। भाई मेरे लिए कोई चीज सही है, तुम्हारे लिए वो चीज गलत हो, किसी और चीज के लिए वो चीज बस काम चलाओ हो, कि वो कहता है कि सही भी है नहीं भी है। कोई बोलता हो नहीं तो बहुत ही गलत है, कोई बोल रहा होगा नहीं तो बिल्कुल ही सही है। तो ये जो हमारे लिए राइट और रॉन्ग होते हैं ना, वो हमारे पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स पे होते हैं। दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एथिकल एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय देयर एम्प्लॉयर्स। यहाँ पे जो हमारे पर्सनल एथिक्स होते हैं, हमारे जो इर्द गिर्द हमारे एनवायरमेंट बना दिया जाता है ना हमारे एम्प्लॉयर्स के थ्रू, उससे भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका अपने पर्सनल एथिक्स पे कंट्रोल होता है। सही है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका कंट्रोल नहीं होता अपने एथिक्स पे, बल्कि उनके एथिक्स डिफाइन कर रहे होते हैं उनके को वर्कर्स और सुपीरियर। सर इस पैराग्राफ में बात क्या हो रही है? इस पैराग्राफ में सिंपल ये बात हो रही है कि मेरा पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स तुम्हारे पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स से अलग होगा। यहाँ पे 10 पार्टिसिपेंट्स है, 10 के 10 का कोड ऑफ एथिक्स डिफरेंट होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर बंदे का पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स सेम हो और वो क्या करे, एक ही जैसा सोचे और एक ही जैसा परफॉर्म करे? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन सबको कहना है कि अपने अपने पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स को साइड में करो और ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ एथिक्स को ज्वाइन करो। आई होप ये बात समझ आ गई हो। If organization fails to provide good examples and direction for appropriate conduct, confusion and conflict will develop and create potential misconduct. अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने कोड ऑफ एथिक्स नहीं बताएगी, तो हर बंदा क्या करेगा, कंफ्यूज होकर अपने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आपस में कॉन्फ्लिक्ट आएगा कोड ऑफ एथिक्स का, और क्या होगा, लोग मिसकंडक्ट की तरफ चले जाएंगे। अगर तुम्हारा बॉस या को वर्कर जो है वो जल्दी चले जाता है, तो तुम भी बोलोगे कि भाई मैं भी जल्दी चले जाता हूँ। सही है। तो यहाँ पे बॉस को लगता है कि मेरे पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से कि मैंने इतना काम कर लिया जिंदगी में, अब मैं इंटाइटल्ड हूँ जल्दी जाने के। तुम देख रहे हो कि भाई बॉस जल्दी जा रहा है तो मैं भी जल्दी चले आता हूँ।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स में डिफरेंस होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल एक्टिविटीज हो रही है। इफ यू सी co-workers engaged in personal activities such as shopping online and watching YouTube on organization time, तुम भी ये करना शुरू हो जाओगे। तुम भी बोलोगे यार कि काम इतना ज्यादा होता नहीं, थोड़ा बहुत YouTube देख सकते, थोड़ा बहुत अपना पर्सनल काम कर सकते, तो अनएथिकल एक्टिविटीज आना शुरू हो जाएगी। सही है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोड ऑफ एथिक्स को मैनेज करना है तो आपने ये आखिरी वाले पैराग्राफ वाला काम करना है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस। एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस के पोटेंशियल को रिड्यूस कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को एडुकेट करके, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में बता के, उनको करंट न्यूज बता के, एथिकल इश्यूज पे उनको लीड बाय एग्जाम्पल करें, उनको लीड करें, खुद भी फॉलो करें। बॉसेस टाइम से पहले आए, टाइम के बाद जाएं, सही है। घर के काम ना कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का काम करे, सही है, अवेलेबल रहे, तो लोग क्या करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि क्या नाम है, जो है वो कुछ लोग अपने कॉल से समझाते हैं, कुछ लोग अपने फेल से समझाते हैं। यहाँ पे अपने कॉल और फेल दोनों से समझाना है, एंड थ्रू वेरियस फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोग्राम्स वगैरह के थ्रू उनको ट्रेनिंग दो, उनको बताओ यार, उनको लिख के दो, उनको बोल के बताओ, उनको रिमाइंड कराओ, ताकि उनके माइंड में गड़ जाए कि यार ये एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस कितने ग्रेव होते हैं और उनको इसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। खुद से तो नहीं करेंगे ना, आप लोगों ने गाइड कर। तो यहाँ पे अगर तीसरा लास्ट पैराग्राफ को मैं फिर से एक दफा रिकॉल करूँ तो आप इस एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस के पोटेंशियल को रिड्यूस कर सकते हो। नंबर वन, एडुकेट योर एम्प्लॉय। आप अपने एम्प्लॉय को एडुकेट करो, ट्रेन करो, उनको एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बता के। नंबर टू, आप उनको एडुकेट करो, उनको करंट न्यूज बता के एथिकल इशूज पे कि भाई देखो इस ऑर्गेनाइजेशन में इलीगल एक्टिविटीज या अनएथिकल एक्टिविटीज हो रही थी, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई या इस एम्प्लॉय को निकाल दिया, ताकि लोग थोड़ा डरे। तीसरा, आप लीड करो बाय एग्जाम्पल, आप खुद वो बन जाओ जो आप अपने एम्प्लॉय को बनाना चाहते हो। लास्ट, आप उनको फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोग्राम्स में रजिस्टर करवाओ। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं? कुछ आपके पास कवानीन होते हैं जो खुद लिखे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ताकि डिसिप्लिन मेंटेन हो सके। देखो, लीगल लॉज तो आपके पास मौजूद है, एथिकल लॉज आपके पास मौजूद नहीं है, आप खुद लिख लो। तो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स जो है ना, कोड ऑफ एथिकल बिहेवियर है, जिसमें एक आपके पास फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, इजीली अवेलेबल होती है, जिसमें तमाम डिसीजंस और एक्शंस है ना ऑर्गेनाइजेशन के गाइड कर दिए जाते हैं कि क्या चीज़ सही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या चीज़ गलत है, ताकि चक्कर ही खत्म हो जाए। फिर बता रहे एग्जाम्पल के तौर पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, उनका अपना कोड ऑफ एथिक्स है। से फिर बता रहे यूके में बहुत सारे जो है ना टॉप ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपना कोड ऑफ एथिक्स बना के बैठी हुई हैं। अगर आपने कोड ऑफ एथिक्स को इफेक्टिव करना है तो आपने चार चीजें करनी है कि यहाँ पे जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से इंडोर्स्ड हो, कि लोग उस पर थप्पा लगाएं कि यार ये फॉलो करना है। इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज को। इसके अलावा क्या है, कोड ऑफ एथिक्स को अप टू डेट रखना चाहिए। और लास्ट, के यहाँ पे सबके लिए अवेलेबल कर दे, ताकि कोई ये ना बोले यार मुझे तो नहीं पता था। फिर लिखा हुआ कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं? आंसर इज यस। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, आईकैप, जो है ना मेंबर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का, आईफैक का। आईफैक एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसके अंदर 175 मेंबर्स मौजूद हैं और 130 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, और 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट इसके अंदर रजिस्टर्ड है। आईफैक जो है बनाती है और इशू करती है पब्लिक के इंटरेस्ट में हाई क्वालिटी एथिक्स स्टैंडर्ड्स और बहुत सारे और इस किस्म के प्रोनाउंसमेंट्स, ताकि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो हैं वो एक एथिकल कंडक्ट करें पूरी दुनिया के अंदर। ये जो मेंबर्स होते हैं आईफैक के, ये भी इनको एनकरेज किया जाता है कि भाई तुम ये जो है ना हाई स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स को क्या करो, अडॉप्ट करो और गुड एथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करो ग्लोबली। आईकैप ने भी क्या किया कि आईफैक के कोड ऑफ एथिक्स को अडॉप्ट किया। आईकैप के मेंबर को रिक्वायर किया जाता है कि वो आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करें, सही है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स को एग्जिबिट करें, शो करें, पर्सनल कंडक्ट शो करें, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है उसकी कोई भी गलत बात लोगों तक नहीं जानी चाहिए, सही है। 5 कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ये 5 जो है इंशाल्लाह आप पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी में बार बार पढ़ोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। नंबर 1, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है सच बोलना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी इज टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है कि डायरेक्ट बात करो, ऑनेस्ट, सच बात करो। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या? इंटेग्रिटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच बात करो, डायरेक्ट बात करो, सच बात करो, सही, बिजनेस रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो। एग्जाम्पल दी है, दानियल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है रोजमंड एंड कंपनी का। वो एक प्रोसेस में है कि जिन्होंने दे आर इन द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग कोटेशन फॉर द सप्लाई ऑफ मशीनरी फॉर द न्यू फैक्ट्री। उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जो ना कोटेशन इनवाइट की हुई है अलग अलग सप्लायर से कि उनको नई फैक्ट्री के लिए मशीन मंगवानी है। इट इज एक्सपेक्टेड मशीनरी इंस्टॉलेशन विल बी सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन। ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मशीन जो लगेगी ना इंस्पेक्शन के बाद लगेगी।
इट इज एस्टिमेटेड कि इस काम में आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे और ऑपरेशंस को शुरू होते होते 2 से 3 महीने लग जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने एक और जो है ना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, वो हायरिंग प्रोसेस का स्टेप है। दानियाल भी उस इंटरव्यू पैनल में बैठता है। कैंडिडेट आया शॉर्टलिस्ट होने के लिए, वो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता था, उसने सैलरी के बारे में पूछा, वो सैलरी भी कंपनी के बजट में आ रही है, सब सही चल रहा है। लेकिन इंटरव्यू के दरमियान जो एम्प्लॉई था उसने इन्फॉर्म किया कि उसके पास एक और जॉब ऑफर आई हुई है और उसकी फाइनेंशियल नीड की वजह से वो सिर्फ 2 महीने ही वेट कर सकता है। अगर ये बता दें कि इसको जो है जॉब 2 महीने के अंदर ऑफर कर दी जाएगी, इसका काम शुरू हो जाएगा, तो ये यहाँ रुक जाता है। अदरवाइज क्या करेगा कि ये वाली जॉब को रिफ्यूज करके ये दूसरी जगह चले जाएगा। सही है। एचआर मैनेजर ने उसको कहा कि दूसरी जॉब को जो है रिफ्यूज कर दो और यहाँ पे जो है ना 2 महीने के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा। दानियाल जो है उसने एचआर मैनेजर को रोका, मना किया और कहा कि भाई कैंडिडेट जो है ना उसको कहो कि भाई आपने जो है वो आपको जो जॉब मिलेगी वो 2 महीने के बाद मिलेगी। सही है। तो अगर वो चाहे तो दूसरी जॉब वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो दानियाल जो है उसने इंटेग्रिटी का ख्याल रखा, यानी कि सच बोला। ऑनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई होप एग्जाम्पल समझ आ गई होगी, आई बिलीव आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्स नॉट compromising professional and business judgment because of bias, conflict of interest और undue influence of others। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि आपने अपने प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना जस्ट बिकॉज पार्शियलिटी की वजह से। बायस का मतलब होता है पार्शियलिटी की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई आपको दबा रहा हो, आपका जो ना कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो इंटरेस्ट का, या आपकी पार्शियल थिंकिंग हो, इसकी वजह से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट को। काइंड ऑफ ये इंटेग्रिटी है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे होते। अली जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मैनेजर है डेल्टा को में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डील करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट में, उसमें वो काम करता है। उसने पेमेंट ऑथराइज ही ऑथराइजेस पेमेंट टू सप्लायर, वो पेमेंट सप्लायर को ऑथराइज करता है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। लेकिन कब? जब वो इंश्योर कर ले कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आ चुके हैं, यानी कि परचेज ऑर्डर, गुड रिसीव नोट एंड पेमेंट रिक्वेजिशन बाय द रेलेवेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे उसके पास जो है ना रिसीव किया उसने रिक्वेजिशन फॉर पेमेंट टू सप्लायर हु इज द ब्रदर ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसके पास एक पेमेंट आई हुई है, पेमेंट देनी है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के भाई को जो सके सप्लायर है। ठीक है। गुड्स अभी तक आए नहीं है, इसका मतलब गुड्स नहीं आए तो गुड्स रिसीव नोट नहीं आया होगा। जब गुड्स रिसीव नोट नहीं आए तो वो पेमेंट कैसे कर सकता है? तो यहाँ पे सीएफओ ने कहा कि भाई अली को कहा कि भाई पेमेंट कर दो, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के हटके थी। तो अली ने मना कर दिया, उसने बोला कि भाई जब तक जीआरएन नहीं आएगा, गुड्स रिसीव नोट नहीं आएगा, तब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे अली ने ऑब्जेक्टिविटी का ख्याल रखा, अपनी जॉब का ख्याल नहीं रखा, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आया, सीएफओ के दबाव में नहीं आया। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर, दो बातें। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, वही काम करो जो तुम्हें आता है, सही है, जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज है, जिसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस है, जिसमें लोग तुम्हें जानते हैं। और ड्यू केयर मतलब जो भी काम करो ख्याल करके करो, टेक्टफुली करो, एब्रप्टली नहीं करो, रूल्स को फॉलो करते हुए करो। सही जुगाड़ में काम नहीं करना। To attain and maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure that a client or employing organization receive competent professional service based on current technical and professional standards and relevant legislation। बोल रहा है कि आपने क्या करना है कि अटेन करनी, हासिल करनी और मेंटेन करनी है प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल उस लेवल पे जाके जहाँ पे क्लाइंट को ये पता हो कि उसे जो काम मिल रहा है वो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस है, करंट टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात है कि लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। आप किसी भी काम को देखभाल के डिलीजेंटली और आप एप्लीकेबल टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कर रहे हो, दिस इज ड्यू केयर। इसकी एग्जांपल मैं इंशाल्लाह अभी आपको देता हूँ, बल्कि लिखी हुई, चलो ये पढ़ लेते हैं। सारा इज अ सीनियर मैनेजर फाइनेंस एंड रजी एंड को, शी पास सी एग्जाम्स इन 2016। उसने सी एस 2016 में पास किया। वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस 2016 का ही फॉलो करती है। सही है, जो उसने अपने पेपर के लिए ली थी। इसका मतलब है कि सारा जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर को फॉलो नहीं करे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है, उसको 2016 का आईएफआरएस आता है, 2024 का आईएफआरएस नहीं आता, तो उसके बाद कॉम्पिटेंसी नहीं है। और ड्यू केयर तो वो अप्लाई कर ही नहीं सकती क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है जो कि अब स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते। तो यहाँ पे ड्यू केयर तो वैसे भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि ड्यू केयर और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को आपने डिप्लॉय नहीं किया। अहमद बस 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं इस चीज पे। कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन
हुकूमत ने या जो लॉ ने आपको मना की है, जो इन्फॉर्मेशन लॉ ने आपको मना की है डिस्क्लोज करने से, और आप डिस्क्लोज कर देते हो, तो इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर रहे हो। और हम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है अल्फा बीटा एंड को में, और गेट्स टू नो, उसको पता चल गया पॉलिसी मैटर्स के बारे में, जिसको क्या है अप्रूवल चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ईच ईयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव द सैलरी एडजस्टमेंट्स इन एचआर प्रमोशन ड्यूरिंग जून एंड जुलाई। हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, सैलरी के एडजस्टमेंट को अप्रूव करते हैं, और एचआर की प्रमोशन जून और जुलाई में फाइनलाइज करते हैं। रिसेंट बोर्ड मीटिंग में अरहम को पता चला कि उसके जो फ्रेंड की प्रमोशन हो रही है, अप्रूव हो चुकी है, सही है। उसने इन्फॉर्मेशन क्या किया, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दी जैसे ही मीटिंग खत्म हुई। एचआर डिपार्टमेंट ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दी थी, और हमने क्या किया, कॉन्फिडेंशियलिटी की धज्जियां उड़ा दी है। प्रोफेशनल बिहेवियर, यहाँ पे आपने रेलेवेंट लॉज के साथ कंप्लाई करते हुए अपने कंडक्ट में सिविलिटी शो करनी है। सिविलिटी का मतलब क्या, सिविलाइजेशन के साथ काम करना है, इंसानों की तरह, भेड़ियों की तरह काम नहीं करना है। जो बात करनी है बहुत प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट वे में करनी है। शुएब अहमद और अमित कुमार जो है वो सीएफओज है राइवल बेवरेज ऑर्गेनाइजेशन के। एक जो है वो कोलन एक्स में काम करता है, और एक जो है गोरमे कोला में काम करता है। तो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। उनको इनवाइट किया गया टॉक शो में निदा यासर के। पहली बात, उनको जाने नहीं चाहिए था निदा यासर के शो में। खैर वो चले गए निदा यासर के शो में। सवाल जवाब करते वक्त क्या हुआ कि डिबेट हो गई। निदा यासर ने जानबूझ के सवाल ऐसे पूछे कि दोनों में फंडा हो गया। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे, बल्कि एक दूसरे की कंपनी से रिलेटेड सवाल पूछना शुरू कर दिए। दोनों में फड्डा हो गया। दोनों ने क्या किया, वर्बल फाइट करना शुरू कर दी, एक दूसरे के बाल नोचे, चमाटे करा दी। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिविलिटी शो नहीं की, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं शो किया। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6, बिजनेस एथिक्स। आई होप आपको समझ आ गया हो। महविश पूछे सर, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है या आपके पास ब्लैंक्स भी होती हैं? देखो, मॉडल पेपर में आपके पास ब्लैंक्स मौजूद है, लेकिन मैंने आज तक किसी बच्चे से ये नहीं सुना कि ब्लैंक्स आती होती है। आपके पास एमसीक्यूज ही आते हैं। अहमद कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम, कल 9 बजे पेपर है, कुछ टिप्स दे दें। यार देखो, मैं यही कहूंगा कि जब तक जाग रहे हो ना, बुक रीड कर लो। जब तक जाग रहे हो बुक रीड कर लो। अभी कुछ भी नहीं, ना एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। जब तक जाग रहे हो बुक रीड करो। अगर तुम 1 घंटे में एक चैप्टर रीड कर लेते हो, तो अभी आपके पास 9:15 बज रहे हैं। तुम लेट सपोज रात के 2 बजे भी सोते हो, तो अब तक तुम 4 चैप्टर रीड कर सकते हो। वो 4 चैप्टर रीड कर लो जो तुम्हारे लिए अभी कच्चे हैं, सही है। तो तुम्हारा जो है वो पेपर अहमद तैयार हो जाएगा, सही है। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। विद दिस आई कंक्लूड माई टुडेज क्लास। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होगी। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। किसी का कोई सवाल पीआरसी 5 से रिलेटेड?